सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, बात करेंगे कोरोना वायरस की ही। हमने देखा कि शुरू में जब कोरोना वायरस शुरू हुआ तो हुकूमत की जानिब से सख्त लॉकडाउन किया गया। उस वक्त हम देख रहे थे कि लोगों ने भी एहतियाती तदाबीर पर बहुत सख्ती से अमल किया। उस वक्त अमवात की तादाद भी कम थी, केसेस भी कम थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोग भी अब उस तरह से एहतियात नहीं कर रहे और हुकूमत की जानिब से भी अब लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है। लेकिन जब से हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी की गई है तब से केसेस की तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और अब हम देख रहे हैं कि ताजरों की जानिब से भी ये बात कह दी गई है कि पीर से बाजार खोल दिए जाएंगे और हुकूमत ने इस बात पर इत्तेफाक भी कर लिया है। इस सारी सूरत हाल के हवाले से आपको क्लिप दिखाते हैं, फिर बात करेंगे। वही वाली बात कि 14 अप्रैल तक जब तक लॉकडाउन सख्त था तब तक हमने देखा हलाकतें इंतहाई कम थी, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन नरम हुआ हलाकतें बढ़ती गईं, केसेस बढ़ते गए। लगारी साहब, इस सब के बावजूद कारोबार में नरमी का फैसला आपके ख्याल में दुरुस्त है? ये इस मुल्क के ऑब्जेक्टिव कंडीशंस क्या हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुल्क के हालात कैसे हैं ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे यहाँ हुकूमत ने हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि इसकी ओनरशिप नहीं ली है लॉकडाउन की, इसलिए लॉकडाउन एक यतीम बच्चे का नाम है जिसकी वल्दियत में कभी सूबा सिंध का नाम लिखा होता है और कभी पंजाब का नाम लिखा होता है। वफाक अपना नाम लिखवाने को तैयार नहीं है। लॉकडाउन उनका नापसंदीदा वो है, एक बच्चा है वफाक का, जो वफाक इसको ओनरशिप नहीं देता है, अब तक नहीं दी है उसने। और नतीजा ये हुआ है कि जिस तरह कामरान साहब बता रहे थे कि जनाब 11 अमवात थी 14 अप्रैल को और उन्होंने तो 6 मई तक का फिगर दिया है, आज 9 मई है तो फिगर्स बढ़ गए हैं। अभी आज का जो वाक़या है कि 1000 से ज़ायद केसेस सामने आए और एक छोटे से गांव में पीर जो गोट में 250 के करीब केसेस सामने आए हैं। ये तो ख़तरनाक बात है, इसलिए कि ये फैल रहा है और बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है। यहाँ ये समझा जा रहा था, हो सकता है कि वहाँ पर पीर जो गोट के बासार लोगों ने वहाँ पर टेस्ट करने का बंदोबस्त किया हो। अगर इस तरह के टेस्ट पूरे मुल्क में होने लगे तो आपको केसेस सामने आते जाएंगे। ये केसेस हज़ारों से निकल कर लाखों में चले जाएंगे और हम लोग सिर्फ मुँह देखते रह जाएंगे और हमारा जो सिस्टम है पूरे का पूरा, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, जो हमारा मेडिकल कोर है, वो ढह जाएगा और उससे कोई बचा नहीं सकता है कि चूँकि अब तो मेडिकल कोर जो है वो इसका शिकार हो चुका है। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो कोरोना की लपेट में आ चुके हैं और डॉक्टर्स की अमवात हो रही हैं। लगारी साहब, जो आप बात करें कि कोई भी लॉकडाउन की ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है, तो वफाक और सिंध में इस मामले में जो महाजराई जारी है, ये इस मामले में एक पेज पर क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिस पर दोनों को एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, महाजराई की तो कोई ऐसी कैफियत नहीं है जिसको हम कहें कि महाजराई, नुक्ता नज़र का इख्तलाफ है। वफाकी हुकूमत ये समझती है कि लॉकडाउन होने से लोगों की अमवात होंगी, कि लोग भूख से मर जाएंगे। सूबाई हुकूमत कहती है कि लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, भूख में, अफलास में, बीमारी में, मसाइब में, डिज़ास्टर में, बड़े बड़े वाक़यात में लोगों ने एक दूसरे का बहुत ख्याल रखा, सैलाब में और ज़लज़ले में, इसमें भी लोग ख्याल रखेंगे। लिहाजा लॉकडाउन न करने से जो कोरोना से अमवात होंगी वो ज़्यादा होंगी। अब ये एक नुक्ता नज़र का इख्तलाफ है। वज़ीर आज़म का ख्याल है कि लोग भूख से मर जाएंगे और नहीं तो एक और ख़दशा भी मौजूद है कि लोग रिवोल्ट करेंगे, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, लोग लूट मार शुरू कर देंगे, लोग खाना जो है वो खाने के लिए लोग देखें जो हालात आपने पैदा किए हैं आइदर के लॉकडाउन होने से या ना होने से, दोनों सूरतों में नतायज आपके सामने होंगे। अगर आपने भूख की काश्त ना की होती तो आपको भूख जवाब में ना मिलती। आपने बाकायदा प्लानिंग के साथ इस सिस्टम ने जो पाकिस्तान के अंदर रह गया उसने सिर्फ भूख को काश्त किया। और नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड। कोरोना वायरस जब किसी भी इंसान को होता है तो उसकी लास्ट स्टेज पर आके उसे वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि एक डॉक्टर वेंटिलेटर ना मिलने से शहीद हो गया। इस हवाले से भी आपको क्लिप दिखाते हैं। एक जानिब लॉकडाउन में नरमी की जा रही है, दूसरी जानिब अस्पतालों में सूरत हाल ये है कि फ्रंट लाइन पर मौजूद डॉक्टर्स के लिए भी वेंटिलेटर मुयस्सर नहीं है। लगारी साहब, शहीद डॉक्टर फुरकान के साथ जो वाक़या पेश आया उसका जिम्मेदार कौन है? देखें,
एक तो ये कि किसी भी शख्स को, किसी भी विक्टिम को ब्लेम करने का हक नहीं है। मैंने सुना है मीडिया के ऊपर और पॉपुलर मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, कि लोग जो है वो बरह रास्त डॉक्टर को ब्लेम कर रहे थे कि जनाब उन्होंने बताया नहीं और उन्होंने जो है अपने आप को घर तक महदूद रखा, वो इलाज के लिए नहीं गए। बात यह है कि जिन लोगों के इल्म में था कि वो बीमार हैं, चलें घर वालों के अलावा बाकी अमले को, वो खुद डॉक्टर थे, किसी हॉस्पिटल वालों को भी इल्म होगा, डॉक्टरों को भी इल्म होगा। तो जो जिंदा हैं इस वक्त, हम तो उनसे पूछेंगे कि जनाब डॉक्टर साहब को कोरोना का शिकार हुए, कोरोना पॉजिटिव हुए, तो ये चीज़ तो उनके इल्म में थी। जब उनके इल्म में थी तो फिर उनको उनकी मर्ज़ी पर क्यों छोड़ा गया कि मैं नहीं जाऊँगा हॉस्पिटल? इससे लोगों में खौफ व इराज फैलेगा। तो आप पेशेंट की मर्ज़ी तो नहीं चलेगी ना। अगर पेशेंट की अपनी तबीयत ख़राब है तो पेशेंट कहे कि नहीं मैं इलाज नहीं करवा रहा हूँ, तो आप तो नहीं कर सकते। आपको तो इलाज के लिए ले जाना है, आपने उनको ज़बरदस्ती एम्बुलेंस में ले जाकर दाखिल किया जाना चाहिए था। और उसके ज़िम्मेदार बुनियादी तौर पर तो वो लोग हैं जिनको इल्म था कि डॉक्टर साहब बीमार हैं और डॉक्टर साहब को हॉस्पिटल नहीं गए। फिर हमारा मेडिकल का सिस्टम, और ये डॉक्टर फुरकान साहब की जो शहादत है, ये पहला वाक़या नहीं है। डॉक्टर अब्दुल गफ़ार सुमरो से पहले अब जाँ बहक चुके हैं और कई डॉक्टर जो हैं अपनी जान से जा चुके हैं और कोरोना के सबब जा चुके हैं। अब आप खोलने जा रहे हैं पूरे मुल्क को, अब आप गिनती करेंगे। अब मुझे बार बार वो चेहरा नज़र आ रहा है इटली के वज़ीर आज़म का, जो रोते हुए इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि मुझसे गलती हुई और मैंने लॉकडाउन नहीं किया। मुझे लग रहा है कि कल कोई ना कोई फिर रोते हुए ये ना कह रहा हो कि जी मुझसे गलती हो गई और मैंने लॉकडाउन ख़त्म किया, या मैंने लॉकडाउन लूज़ किया, या मैंने लॉकडाउन को स्मार्ट किया। लेकिन लगारी साहब, लोग भी तो कोरोना को मजाक समझ रहे हैं ना। अब जो लोग कोरोना को मजाक समझ रहे हैं उनको इस वाक़ये से तो सीखना चाहिए ना। जब तक पंजाब की ओनरशिप रही, जब तक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध की सूबाई हुकूमतों की ओनरशिप रही है, जब तक वफाक ने ये सारा मसला खड़ा नहीं किया है, तब तक आप शरह भी देख लें और बाद की शरह भी देख लें। मसला ये है कि वज़ीर आज़म ने बहुत जल्दबाजी की और उन्होंने कहा कि जी ये पूरे का पूरा कोरोना जो है ये तो अमीरों की ख्वाहिश पर लग रहा है, ये शुरफा की ख्वाहिश पर लग रहा है, ये पैसों वालों की ख्वाहिश पर जो है वो अपना लॉकडाउन हो रहा है। लॉकडाउन का करने वाले जो हैं वो बड़े दौलतमंद लोग हैं और जो लॉकडाउन का शिकार हो रहे हैं वो गरीब लोग हैं। और अमीर लोगों की ख्वाहिश पर, भाई कारखानेदार अगर अमीर है, उसका कारखाना नहीं चलेगा तो वो अमीर ही रह जाएगा। अगर बिजनेसमैन अमीर है, अगर वो उसका बिजनेस नहीं चलेगा तो जाहिर है उस पर असर पड़ेगा। ये बात वज़ीर आज़म ने नहीं समझी। उन्होंने कहा कि जी ये जो पूरे का पूरा लॉकडाउन है ये शुरफा के कहने पर लगाया गया। आज शुरफा कौन थे? उस्मान बुज़दार शुरफा कौन थे? मुराद अली शाह शुरफा कौन थे? जाम कमाल शुरफा कौन थे? महमूद खान। ये सूबाई वज़रा आला ये कर्फ्यू लगा रहे थे। किसी ने आकर आपको, ना सेठ दाऊद ने, ना आदम जी ने, ना आपको किसी ने, मंशा ने, कि ना किसी और ने आकर आपको डिक्टेट किया कि जनाब जल्दी कीजिए और लॉकडाउन कीजिए। किसी ने, सेठ ने नहीं आपको आकर कहा। ये आपने अपने तौर पर लगाया और आपने अपने तौर पर इसको स्मार्ट भी किया, इसको ख़त्म भी किया, इसको कम भी किया। जो कुछ करते जा रहे हैं आगे कोरोना फैलता जा रहा है। आज सिंध के आदाद-ओ-शुमार 1000 से बढ़ गए हैं, एक दिन के 24 घंटे के आदाद-ओ-शुमार। अब आप आगे जो सूरत हाल है उसका फेस करें। बिल्कुल। और ये तो चले नाज़रीन, पाकिस्तान हाल हो गई, भारत की भी कुछ बात कर लेते हैं। माहिरीन के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद कम बताई जा रही है, जबकि तादाद ज़्यादा है। और ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जिनका कोरोना टेस्ट ही नहीं किया जा रहा। क्लिप देखते हैं। भारत में कोरोना वायरस से जितनी हलाकतें हो रही हैं उतनी बताई नहीं जा रही। लगाई साहब, क्या वजह हो सकती है? हकायक क्यों छुपाए जा रहे हैं? भारत यहाँ भी अपनी रिवायती जो उनका तरीक़ाकार है, बल्कि तरीक़ा वारदात है, उसको अख्तियार कर रहे हैं। बात यह है कि पाकिस्तान के मुकाबले में भारत की आबादी 7 गुना ज़्यादा है। ऐसा ही है। और आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई है और बहुत ही दूर दूर तक फैली हुई है। बहुत से गुंजान आबाद इलाके हैं, लेकिन भारत में ये सारा कुछ रिपोर्ट नहीं हो रहा है कि कोरोना उससे कितना मुतासर कर रहा है। अब वहाँ का मीडिया भी बोल उठा है, वहाँ पर ये बात भी हो रही है। मसला ये है कि एक ये जो हुकूमत है, ये जो मोदी सरकार है, ये जो बीजेपी की हुकूमत है, ये जो राष्ट्रीय सेवक संघ की हुकूमत है, ये जो शिव सेना की हुकूमत है, ये जो जनसंघीय हुकूमत है, ये जो इंतहा पसंद बरहमन वेश और खिश्तरी की हुकूमत है,
इसने भारत को एक तबाही के रास्ते पर डाल दिया है। हमारे पड़ोस में है, हमारे करीब है, और पड़ोसी दुश्मन भी हो तो पड़ोसी बहरहाल पड़ोसी, हम उस पड़ोसी को बदल नहीं सकते हैं। हर चीज़ को बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी तो वही रहेगा जो हमारा पड़ोसी है। और वहाँ से आने वाली हवा को भी नहीं रोक सकते हम। अगर पूरब की हवा चलेगी तो हमारी तरफ जाएगी, पश्चिम की चलेगी तो इंडिया की तरफ हमारी हवा आ जाएगी। लेकिन अगर भारत ये सारा कुछ नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये, और इदारे कह रहे हैं और बिल गेट्स कह रहे हैं और BBC की रिपोर्ट कह रही है, तो इसका मतलब ये है कि भारत इस चीज़ को छुपा रहा है। भारत एक बहुत बड़े डिज़ास्टर पर खड़ा हुआ है। अमेरिका की आबादी को 35-40 करोड़ के करीब होगी, तो अमेरिका जो है उसमें लाखों, 10 लाख 9 लाख से के करीब जो है वो लोगों के केसेस सामने आ रहे हैं। और इसी तरह से वहाँ अमवात बड़ी तादाद में हो रही हैं, और इंडिया जो है वो अपने तादाद हज़ारों में बता रहा है मुतासरीन की, और साथ ही साथ अमवात को सैकड़ों में या हज़ार में बता रहा है। तो इसको हम समझते हैं कि बहुत बड़ा झूठ है। हमारे यहाँ ये मसाइल मौजूद हैं, बात हमारी भी हो रही है, बात इंडिया की भी हो रही है, बात नाइजीरिया की भी हो रही है, बात यहाँ के दीगर मुल्कों की भी हो रही है। अफ़गानिस्तान में कौन सा सिस्टम है जो लोग चेक कर रहे होंगे, और नेपाल में और भूटान में, और टेस्टिंग ना होना आपको लगता है वजह हो सकता है? टेस्टिंग होती भी नहीं है, फैसिलिटी होने के बावजूद टेस्टिंग की तरफ नहीं जा रही है हुकूमतें। मैं ये कह रहा हूँ पीट कर रह गए डॉक्टर ताउर रहमान के, भाई हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है, मशीनरी मौजूद है, टेक्नीशियन मौजूद हैं, आप चेक तो करें ना। लोगों को चेक करने से तो ये राज खुलता है। आपने गए ना वहाँ पर जाकर देखा पीर जो गोट में, पीर साहब पगारा के गोट में क्या हुआ, हज़ारों में आबादी है और सैकड़ों लोग जो हैं वो कोरोना का शिकार नज़र आए। तो ऐसी सूरत हाल में हम समझते हैं कि इस रीजन के अंदर कोरोना के ख़तरनाक नतायज बरामद हो सकते हैं, और एक बड़ी हद तक उसकी ज़िम्मेदार हुकूमतें होंगी। हम समझते हैं कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। लेकिन लगाई साहब, जितनी तबाही कोरोना वायरस ने मगरबी ममालिक में फैलाई, हमने देखा एशियाई ममालिक में उस तरह से तबाही नहीं मची जितने खदशात का इजहार किया गया था। इसकी वजह से वही है टेस्टिंग। हमारे यहाँ गिनती नहीं है। वो सुन क्या रही हैं कि बम्बई में अमवात में चेक नहीं किया जाता है कि बंदा कोरोना से मरा है या किसी और वजह से मरा है, डेड बॉडीज लाई जाती हैं। यहाँ पर हमें भी मालूम है कि हमारे अस्पतालों में डेड बॉडीज लाई जाती हैं, नहीं चेक किया जाता कि कोरोना से तो अमवात नहीं हुई हैं। तो आपको जब सही फिगर नहीं मिलेंगे तो हम कैसे कहेंगे कि हम कम हैं या हम ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ क्या है, जैसे ये बताया कि अलामतें तक ज़ाहिर नहीं हुई हैं लेकिन पॉजिटिव हो गए और 60 आदमी मर गए। आज वज़ीर इत्तलात, वज़ीर सेहत का ये स्टेटमेंट आपके सामने है। अगर ये सूरत हाल है तो फिर तो आप खैर मनाएं, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह मुल्क अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं वो संजीदा नहीं है। ठीक है नाज़रीन, अपने अगले बढ़ेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। अपने इंटरव्यू में उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट बात की वो आपको सुनवाते हैं। DGISPR की गुफ्तगू आपने सुनी लगाई साहब, लेकिन सवाल यह है कि NCOC क्या है? ज़ाहिर है इन्होंने एक तमाम वफाक के दीगर यूनिट्स को मिलाकर एक इदारा ऐसा बनाया है। अगरचे ये होना चाहिए था आपके जो कॉमन इंटरेस्ट का आपका ऑर्गेनाइजेशन थी, जो इदारा था, उसको होना चाहिए था जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी भी है और एक आइनी इदारा है। ये आइनी नहीं, एक इंतज़ामी इदारा बनाया गया है जिसमें सूबों को बिठाया गया है वफाक के साथ और वहाँ बैठकर फैसले किए जाते हैं। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी होते हैं, इसमें बाहर से भी लोग बुला, जैसे ये हमारे दोस्त एंकर बता रहे थे कि उन्होंने भी जाकर उस मीटिंग में शिरकत की है। तो वहाँ बैठकर एक फोरम है जहाँ पर डेटा जमा होता है, जहाँ पर डिबेट होती है, जहाँ पर मसाइल पर गुफ्तगू होती है, फिर जहाँ पर डिसीजंस होते हैं। और डिसीजन का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अब कह दिया है ना कि सूबों को ऑन बोर्ड लेकर उनके साथ मुशावरत करके फैसले करें, तो ये फॉर्मेलिटी भी पूरी होती है। अब फिर ये कि फैसला उनकी मर्जी से होगा या नहीं होगा, सूबों की बात मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, फिर उसके ऊपर तो फिर बाद की बात है। लेकिन ये कि एक बड़ा अच्छा फोरम है, अगर इसको हिस्सा बना देते आपका जो कॉमन इंटरेस्ट का आपका इदारा था वो हो जाता तो ज़्यादा बेहतर। ठीक है, हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है और नाज़रीन हम वापस आएंगे तो बात करेंगे लॉकडाउन के ही हवाले से, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से पीर से छोटे बाजार खोलने पर रजामंदी का इजहार कर दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध हुकूमत की जानिब से पीर से छोटे बाजार खोलने की रजामंदी जाहिर कर दी गई है। ताहम ये बताया गया है सईद गनी साहब की जानिब से कि SOPs पर सख्ती से अमल किया जाएगा और जो बड़े बाजार हैं, बड़ी मार्केट्स हैं, उन्हें नहीं खोला जाएगा। लगारी साहब, SOPs तो बना दिए गए हैं, लेकिन उन SOPs पर अमल कैसे होगा? ये जो छोटी मार्केट्स हैं वहाँ पर आपको पता है कितना रश होता है और लोग जाहिर है बाहर निकलेंगे। पर अमल कहाँ हो रहा है? आप निकलें और जाएं कच्ची आबादियों में, यहाँ पर सैकड़ों नहीं हज़ारों कच्ची आबादियाँ हैं कराची शहर के अंदर। आप वहाँ पर जाकर देखें, किसी जगह पर भी ना लॉकडाउन है, ना दुकानें बंद हैं, ना गलियाँ वीरान हैं, ना सड़कों पर ऐसा नहीं है कि गहमा गहमी है। जहाँ पर जाएं लोग घरों से बाहर निकल कर टोलियों की सूरत में बैठे हुए हैं और एक साथ बैठ कर गप्पें कर रहे हैं। ये है वहाँ की सूरत हाल। शहरों की सूरत हाल देख लें, जब बाज़ार बंद थे, जब दुकानें बंद थीं, जब कारोबार बंद था, उस वक्त सड़कों की क्या हालत थी? आपको पता लगता था कि आप सड़क क्रॉस कर सकेंगे या अगर आप सड़क पर जा रहे हैं तो एक रफ्तार से आप जा सकेंगे। अब भी ये सूरत हाल है कि आप नहीं जा पा रहे हैं। ओनरशिप जिस चीज़ की ख़त्म हो जाती है ना, वो चीज़ कभी भी आगे नहीं बढ़ती है। सही। सिंध गवर्नमेंट मेरा ख्याल ये है कि वफाक के रवैये से बददिल हो चुकी है और उसने कहा है कि वो अकेले से इसका बोझ क्यों उठाए। उसने कहा छोड़ें जी, आप लें, आप भी लॉकडाउन को ख़त्म करें, स्मार्ट बनाएं। और स्मार्ट लॉकडाउन ऐसे होगा कि बहरहाल पकोड़े मौजूद होंगे, चटनी नहीं होगी। ये होगा स्मार्ट लॉकडाउन। लगाई साहब, वज़ीर आज़म की हिदायत के बावजूद महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हम देख रहे हैं पेट्रोल तो सस्ता हो गया है, लेकिन जो अशियाए खुरनोश हैं, दाल मूंग है, दूध दही, इनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इसकी क्या वजह? आता पैसा किसको बुरा लगता है? वो जाहिर है कि ऐसा ये अब हुआ कि आलमी मार्केट में कीमत इतनी कम हुई है कि अब भी आप आधी कीमत और कम कर सकते हैं। ये है सूरत हाल। अच्छा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है और इकोनॉमिक्स का ये उसूल ये बनाते हैं कि जब एक चीज़ को अगर लोग कबूल कर लें तो उसको दोबारा वापस नहीं किया जाना चाहिए। अगर लोग कबूल कर लेते हैं कि जनाब आटा इस भाव है तो आप उसी भाव बेचें। अगर लोग कबूल कर लेते हैं कि चीनी इस भाव है तो उसी भाव खरीदें। कम करने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह से दालों की कीमत कम नहीं हो रही, इसी तरह से सब्जियों की कीमत कम नहीं हो रही है, इसी तरह से दही की कीमत कम नहीं हो रही है, इसी तरह से किसी चीज़ की भी कीमत कम नहीं हो रही है। आप कह रहे हैं कि जनाब हमने तो पेट्रोल की कीमत सस्ती कर दी, हमने तो मिट्टी का तेल जो है वो सस्ता कर दिया, हमने डीजल सस्ता कर दिया, लेकिन जो है इसका फ़ायदा लोगों तक नहीं पहुँच रहा है। इसलिए कि ऊपर वाली सतह पर भी आप ही के लोग बैठे हुए हैं, उनको कौन जाकर बताएगा कि जनाब आप इस पूरे के पूरे फायदे को अपने पास आम आदमी को तो वही चाहिए ना, चीजें जो रोजमर्रा की है। अब आम आदमी का ख्याल किसको है? जहां अरबों रुपए की सब्सिडी मिल मालिक ले जाते हूँ, सेठ ले जाते हूँ, शुगर फैक्ट्रियों के ले जाते हूँ, वहाँ पर और आटा बनाने वाले ले जाते हूँ, आटे की मिलें चलाने वाले, फ्लोर मिलें चलाने वाले ले जाते हूँ, तो वहाँ पर आपका ख्याल है कि लोग आपको, आम आदमी को, कॉमनर को, आम सिटीज़न को, रेडी वाले को, जो है बैठकर रिक्शा चलाकर रोजी करता है, उसको फैसिलिटी देंगे? नहीं, इनका काम ही नहीं है, इनकी नीयत ही नहीं है, इनका तर्ज अमल ही ऐसा नहीं है, वो उनका कोई ताल्लुक भी नहीं है उनसे। उस तबके को इन्होंने भुला दिया है, जाए मरे बचे अपनी बला से, इनका कोई वास्ता नहीं। लगाई साहब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा इकदाम किया है, 2 लाख से ज़ायद अफराद को बेरोज़गार होने से बचा लिया। और वो इस तरह से कि उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ कंपनीज़ को वो रियायती कर्जे जारी करेंगे ताकि वो अपने लोगों को ना निकालें। आपके ख्याल में अच्छा इकदाम है? लोग कर्जे ले लेंगे, लोगों को निकाल देंगे, ये काम होगा। फिर भी करेंगे? हाँ, ये होगा। आप देखिएगा कि लोग इस फैसले से फ़ायदा उठाएंगे, लोग इस रियायत से फ़ायदा उठाएंगे, इसलिए कि हमारा माइंड सेट है। माइंड सेट ये है कि आप जो चीज़ आ रही है उसको ले लें और देने की बारी आ रही है तो ना दें। मैं कह रहा हूँ कि मीडिया मालकान ने 6-6, 7-7 अखबारात को एक ही दिन में बंद किया। वो अगर आने वाले 10 सालों में कोई इश्तिहार लिए बगैर भी लोगों को तनख्वाह देना चाहें तो पूरे 50 साल तक दे सकते हैं। इतने उनके पास दौलत है, सारी दुनिया में फैली हुई है, वो फिर भी दे सकते हैं। लोगों को बेरोजगार किया है, लोग नाने शबीना के मोहताज हुए हैं। ये तो हो रहा है ना। जो इसके पास आ गया पैसा वो कहता है मैं पैसा जो आगे वो दूँ, नया पैसा कमाकर उसमें से एक कुछ परसेंटेज करके नीचे वालों को फेंकूंगा, बाकी चीजें अपने पास रखूंगा। तो कोई ऐसी पॉलिसी अगर बना दी जाए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस बात को यकीनी बनाए कि क्यों बनाए पॉलिसी क्यों बनाए? मास्टर्स के लिए क्यों बनाए? मास्टर्स का सिस्टम है क्या? आम आदमी का सिस्टम है क्या? गरीब का सिस्टम है क्या? किसान का सिस्टम है क्या? मजदूर का सिस्टम है क्या? आम रेडी वाले का सिस्टम है क्या? आम उस आदमी का जो सब्जी बेच रहा है उसका सिस्टम है क्या?
ये सिस्टम ही उसका नहीं है ना। सिस्टम उनका है जिनके पास दौलत है, जिनके पास धन है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास सब कुछ है, उनका सिस्टम है और उन्हीं को बेनिफिट करेगा। अल्टीमेटली ये सिस्टम उसी को, एक करप्ट नीम जागीरदारा, नीम कबायली, नीम गुलामाना, नीम सरमायादाराना एक करप्ट सिस्टम आपको दे के सकता है, यही कोई दे सकता है कि लोगों को भूख देगा। सही। और भूख के अलावा कुछ भी नहीं देगा। बाकी ऊपर वाले बैठकर सब कुछ, मलाई भी खाएंगे, दूध भी खाएंगे, दही भी खाएंगे, लस्सी भी खाएंगे, मक्खन भी निकालेंगे। लगाई साहब, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का बयान सामने आया। वो कहते हैं कोरोना वायरस ने नफरत का सुनामी बर्पा कर दिया है और मुसलमानों पर हमले बढ़ गए हैं, क्योंकि जो पनाह गज़ीन है उन्हें इस बात का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उनको तिब्बी सहूलतों से महरूम किया जा रहा है। देखिए, एक तो ये सूरत हाल है जो यूरोपीय ममालिक में शाम से और दूसरे मुल्कों से, मुतासरा मुल्कों से, ऐसा ही ऐसा बाहर अरब के सताए हुए लोग जो हैं, जो यूरोप पहुंचे हैं, तो एक तो उनके साथ है और दूसरा ये तो इमिग्रेंट्स हैं। वो जो इमिग्रेंट्स नहीं हैं, जो इंडिया के अंदर 25 करोड़ से ज़ायद लोगों पर जिंदगी अजीरन कर दी गई है, जनाब एंटोनियो गुटरेस साहब को वो नज़र आ रही है कि नहीं नज़र आ रही है? उनको ये जो कुछ भारतीय वज़ीर आज़म कर रहे हैं वो उनको नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा है? ये जो कुछ मोदी की तरफ से कहमत ढाई जा रही है लोगों के ऊपर, वो नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरा ख्याल है कि एक लॉजिक के आदमी है, एक मंतक के आदमी है, एक समझदार आदमी है और पुर्तगाल में उनका बड़ा अच्छा दौर रहा है और बड़े फहम और समझ वाले आदमी हैं जो सेक्रेटरी जनरल है। मेरे दिल में उनके लिए बड़ा एहतराम है जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन उन्हें हक़ाइक़ को जनरलाइज नहीं करना चाहिए, स्पेसिफाई भी करना चाहिए ना। आप जनरलाइज करेंगे चीज़ों को तो चीज़ें जनरलाइज नतायज के साथ सामने आएंगी। अगर आप पर्सनलाइज करेंगे, आप स्पेसिफाई करेंगे, करें ना स्पेसिफाई कि इंडिया ये क़यामत ढा रहा है, इंडिया ये मुसीबतें ला रहा है, इंडिया ये तबाही ला रहा है, इंडिया लोगों को इस तरह से बर्बाद कर रहा है, लोग जो हज़ारों बरस से रहते हैं उनको कह रहा है कि जनाब तो इस मुल्क की शहरियत साबित करो। जिनके आबा मुसलमान तो जाकर उनके आबा व अजदाद जाकर 800 साल पहले, 1000 साल पहले होंगे, पहले तो यहीं रहते थे ना, इसी सरजमीन में। यहाँ से आने वाले ये थोड़ी है कि पूरी की पूरी आबादी उठकर यहाँ आई है। तो सऊदी अरब क्या पूरे अरब मुल्कों की आबादी इतनी नहीं है जितना इंडिया के अंदर मुसलमान है, तो कि सारे के सारे यहीं आ गए थे क्या? ज़ाहिर लोगों ने एक मजहब तब्दील किया, अडॉप्ट किया, मुसलमान हुए और उन्होंने एक मजहब से दूसरे मजहब में गया। अब इसलिए उनकी ज़िंदगी जीरन कर दी जाए, उनको जो है कहा जाए कि आप कुछ भी नहीं है और आपकी नेशनलिटी भी नहीं है और आप हाथ न लगाएं, बीमारी आप फैला रहे हैं, कोरोना आप ला रहे हैं, मुसीबतें आप ला रहे हैं, ये सारा कुछ कह दिया जाए। 9 महीने से बंद पड़ा हुआ है, लॉकडाउन है कश्मीर में, वो नज़र आ रहा है। जनाब अंटोनियो गुटरेस साहब को ये नज़र आ रहा है, उन्हें ये भी तो देखना चाहिए। सही। लगाई साहब, अमेरिका में तारीख की बदतरीन बेरोजगारी है, 10 साल की मुलाजमतें 1 माह में ख़त्म हो गई। तो क्या ये जब कोरोना होगा तो अमेरिका भी माशी तौर पर कमज़ोर हो जाएगा? पहले तो कोरोना को ख़त्म करें ना, होगा ना इंशाल्लाह। आप करें, हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं, हमारी ख्वाहिशें भी हैं, लेकिन पहले ये कि जब तक उसका वैक्सीन नहीं आता, जब तक उसका इलाज नहीं आता, जब तक उसका तोड़ नहीं आता है, तब तक तो हम इस सूरत हाल का शिकार हैं। आपको याद होना चाहिए उस वक्त भी दुनिया मौजूद थी जब यहाँ पर 17वीं सदी में, 16वीं सदी में, जो बल्कि नहीं 14वीं सदी में हुई थी, 1330 में जब ये सूरत हाल हुई थी, जब ताउन फैला था, तो पूरे का पूरा यूरोप और पूरी दुनिया की आबादी जो है वो आधी होकर रह गई थी। अब आप कहाँ जाएंगे? मैं ये कहता हूँ कि इलाज इसका दरियाफ्त होना बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में सब लोगों को सर जोड़ कर बैठना चाहिए कि इसका इलाज हो, और बीमारी वही है, अलामतें वही हैं, इससे बढ़ी हुई है। ये जो ताउन का वायरस था उससे ये बढ़ी हुई है, एडवांस है, ज़्यादा ख़तरनाक है, ज़्यादा जानलेवा है और तेज़ी से जान ले रही है। वहाँ ये सूरत हाल जाकर पैदा हुई थी कि तकरीबन 17-18 साल के अंदर, 20 साल के अंदर जाकर ये सूरत हाल पैदा हुई थी कि आबादी कम हुई थी जाकर। अब आप पहले ही साल इस मुसीबत में गिरफ्तार हो चुके हैं, पूरी दुनिया इसमें गिरफ्तार हो चुकी है और उस तमाम एहतियाती तदाबीर को अख्तियार नहीं किया जा रहा है। स्मार्ट बनने की कोशिश हो रही है, स्मार्ट लोग स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, तो स्मार्ट लोग स्मार्ट लॉकडाउन करें और फिर नताइज भी देखें। ठीक है, हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है और नाज़रीन वापस आएंगे तो बात करेंगे कि चीन में जो तलबा फंसे हुए हैं, स्पेशली वुहान शहर में, उन्हें अब वापस लाने का फैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। चीन में फंसे पाकिस्तानी तुलबा को वतन वापस लाने का फैसला कर लिया गया है। कौमी एयरलाइन की 4 खुसूसी परवाज़ों के जरिए 1000 से ज़ायद तुलबा को वतन वापस लाया जाएगा। गालगारी साहब, पहले तो इन तुलबा को आने की इजाज़त नहीं दी गई थी, अब क्या हुकूमत ने ये सोचा है कि अब कोरोना तो फैल चुका है, ये तुलबा भी आ जाए? जब कोरोना वहाँ था तो तलबा को नहीं आने दिया जाता। जब वहाँ लॉकडाउन था तो कहा जा रहा था नहीं बाबा उधर रहो, इधर लॉकडाउन है आप इधर रहो। यहाँ पर अब सूरत हाल जो है वो वहाँ शहर खुल गए, सारे के सारे लोग जो हैं बाहर आ गए, कोरोना के पेशेंट्स बहुत कम रह गए, अब शायद सैकड़ों में रह गए हैं, चंद 100 रह गए हैं। और अब आप कह रहे हैं नहीं वहाँ से लोगों को निकालो वापस यहाँ पर डालो, ताकि यहाँ पर फैल रहा है जो अगर वहाँ से बच गए तो जो कुएं यार से निकले तो सूबेदार चले, आप उनको निकाल कर इस तरफ को जा रहे हैं। तो ये हमारा तर्ज अमल है हमारी हुकूमत का और हमारी हुकूमत वालों का। यूएई में भी 60,000 से ज़ायद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने खुद को रजिस्टर करवा लिया है वतन वापस आने के लिए, लेकिन लगारी साहब वो आ तो जाएंगे, यहाँ आकर करेंगे क्या? यहाँ तो ऑलरेडी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे रोज़ाना दुबई से और दीगर अरब ममालिक से दोस्तों के फ़ोन आते हैं और वो बहुत अपने इस बात का इजहार करते हैं कि वो वतन वापस आना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जनाब एम्बेसी में लोग हमारी सुनने को तैयार नहीं है, टिकट उन लोगों को मिलता है जिनको एम्बेसी क्लियरेंस देती है। अच्छा। और अगर वो एम्बेसी में जाकर वहाँ से जाकर खड़े हो जाएं तो वहाँ खड़े होने की जगह नहीं है, ना खड़े हो सकते हैं। वो अगर ऑनलाइन भिजवाएँ दरख्वास्तें तो उन पर गौर कोई नहीं करता है। सेलेक्टेड लोग जो हैं वो फ़ौरन आ जाते हैं, चूँकि आज ज़माना ऐसा है कि सेलेक्टेड लोगों को जो है वो जल्दी ले लिया जाता है, संभाल भी लिया जाता है, बड़ी बड़ी कुर्सियाँ भी पेश कर दी जाती हैं, लेकिन बंदा सेलेक्टेड होना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो बाकी जो आम आदमी है, जो कामनर है, उसको तो कोई नहीं पूछता है, उसके साथ तो यही होता है। मुझे वाकई बहुत से मुल्कों से फ़ोन आते हैं और लोग कहते हैं कि हमारे लिए कुछ करें, हम फंस कर रह गए हैं। हम ये कहते हैं कि वहाँ पर भी तो उनके पास जवाब नहीं है ना, वो काम करेंगे तो मजदूरी करेंगे तो खाएंगे। जब वहाँ मजदूरी नहीं है, जब वो निकल नहीं पा रहे हैं, जब एक जगह पर महदूद होकर रह गए, एक कमरे में 7 आदमी बैठकर वो कैसे आइसोलेशन करेंगे? वो मजदूर इस तरह से रहते हैं दुबई में और दीगर शहरों में लोग इस तरह से रहते हैं और उनके पास प्रॉपर रहने की जगह भी नहीं होती, खाने पीने के लिए कुछ है नहीं। अब क्या किया जाए, उसका रास्ता कोई निकाला जाए तो रास्ता हुकूमत निकाल सकती है उनके लिए, वो यहाँ वाले लोगों के लिए रास्ता निकाल रही है। तो वहाँ के लिए बेचारे जो वहाँ बैठे हुए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बड़ी उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें थी उनको इस हुकूमत से, और इमरान खान ने उनको बड़े ख्वाब दिखाए थे पाकिस्तान के लोगों को। सुनामी के पिछले 2.5 साल हो रहे हैं, आज तक इमरान खान ने सुनामी का नाम नहीं लिया है। ठीक है, सुनामी तो आया हुआ है ना, सुनामी तो आया हुआ है। अच्छा लगाई साहब, वक्त कम है। भारतीय रियासत बिहार में चूड़ा देकर 3 खवातीन पर तशद्दुद किया गया, पूरी रात उनको मारते पीटते रहे, उनके बाल काट दिए गए। लगाई साहब ये कैसा बिहेवियर है, क्या नाम दिया जाए? देखें ये बड़े सगीर में बहुत कदीम बिहेवियर है, जब बहुत पुराना तर्ज अमल है। ये तो औरतें शौहर के मरने पर साथ बिठा दी जाती थी आग के उस अलाव के ऊपर। जब वो मुर्दा जल रहा होता था, उसको क्या पता, मुर्दा तो मुर्दा है, वो मर गया है। ये जाकर जिंदा बिठा दी जाती थी। जब रंजीत सिंह मरा था तो 7 बीवियां और 11 वो जो कनीज़ें थीं वो उसके साथ जली थीं। उस दहशतगर्द रंजीत सिंह के, जिसने पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी थी, बर्बाद मुल्तान की ईंट से ईंट बजा दी थी उस दहशतगर्द ने, कि जब मरा था तो उसके साथ और इतनी ज़्यादा ख़वातीन को जैसती कर दिया गया था। ये एक वहाँ पर, ये बड़े सगीर में, ये तो आपने एक इलाके का बताया है कि बिहार में है, लेकिन बिहार के अलावा हरियाणा में आम है, ईस्ट पंजाब में आम है, राजस्थान में आम है कि इसको जिन हो गया है, ये जो है इसके अंदर चुड़ैल आ गई, ये औरत चुड़ैल बन गई है, इसको मार दो। इसको फिज़िकली उनको बुरे तरीके से मारा पीटा जाता है, बालों से पकड़कर घसीटा जाता है, उनको बाकायदा डंडों के साथ मारा पीटा जाता है। और ये चीज़ें उस तरह की नहीं है, उस लेवल पर नहीं, लेकिन हमारे यहाँ भी हैं। जब औरत के साथ तशद्दुद किया जाता है तो बहुत कुछ जो है वो आपको शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी होता है, सोसाइटी को शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी होता है। इंडिया तो इस बला में है, इस मुसीबत में है। इंडिया तो एक वाकई इंसानों के लिए जहन्नुम है और लोग इस वक्त इस जहन्नुम से
आज से थोड़ी हज़ारों बरस से इसी तरह रह रहे हैं, क्योंकि एलानिया मुनकसिम सोसाइटी वही है जो ऐलान करके कहती है हम तकसीम है, हमारे यहाँ ये मुतबर्रिक है, ये मुक़द्दस है, ये नेक है, ये पाक है, ये तिजारत करेगा, ये बिजनेस करेगा, ये दुकान चलाएगा और ये भीख मांगेगा, ये जो है घटिया काम करेगा, इसको हम वो काम नहीं करने देंगे, इसको ये जुबान सुनने नहीं देंगे, अगर इसने सुना तो इसके कान के अंदर शीशा पिघला कर डाल देंगे। तो ये होती है जो मुनकसिम सोसाइटी है, उसमें यही कुछ होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लगारी साहब आज के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब कल आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।